नमस्कार, मैं अभय कुमार इतिहास विभाग डीएवी महाविद्यालय सिवान। आज हम लोग टर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के सुधार के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात टर्की पर सेवर्स की संधि आरोपित की गई थी पेरिस शांति सम्मेलन के समझौते के तहत। इसने टर्की में एक अपमानजनक वातावरण का सृजन किया था और टर्की के जो सुल्तान थे उसके खिलाफ एक लोगों में अ, विरोध का भाव पैदा हो गया था। अ, टर्की के राष्ट्रवादियों ने इस संधि का घोर विरोध किया और विरोधियों के नेता के तौर पर हम पाते हैं कि एक सैन्य अफसर मुस्तफ़ा कमाल पाशा थे। उनका कहना था कि यह संधि टर्की के द्वारा स्वीकार न की जाए और यदि आवश्यक हो तो युद्ध का सहारा लेकर इस संधि का विरोध किया जाए। और इस तरह से वह टर्की के सुल्तान की नीति का प्रबल विरोधी हो गया। उसने पहले कोशिश की कि सुल्तान जो है उसको हम अपने रास्ते पर ले आए, लेकिन जब सफलता नहीं मिली तो वह क्रांतिकारी बन गया और उसके प्रयत्नों के फलस्वरूप देश में जितने भी क्रांतिकारी लोग थे वे उसके आसपास इकट्ठा होने लगे। क्रांतिकारी विचारों का प्रसार बड़ी तेजी से होने लगा और कमाल पाशा के ही नेतृत्व में अनातोलिया में एक राष्ट्रीय सभा का संगठन हुआ और क्रांतिकारियों ने कमाल पाशा के नेतृत्व में अनातोलिया में एक स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर ली। इस सरकार ने तुरंत ही यह घोषित कर दिया कि सेवरे की अपमानजनक संधि उन्हें स्वीकार नहीं है और साथ ही यह भी घोषित कर दिया कि यूनान तथा इटली जो संधि के द्वारा उन्हें टर्की के कुछ प्रदेश हासिल थे, तो कमाल पाशा ने यह कर दिया, यह निश्चित कर दिया कि टर्की के किसी प्रदेश पर वे अधिकार नहीं कर सकते हैं। यद्यपि टर्की के सुल्तान ने इसका विरोध करने की कोशिश की, उन पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की, लेकिन जनता पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और अंततोगत्वा अनातोलिया में स्थापित कमाल पाशा की सरकार को लोगों ने मान लिया और उधर युद्ध के मैदान में भी कमाल पाशा के नेतृत्व में टर्की ने यूनान और इटली दोनों को पराजित कर दिया। अब इसका प्रभाव ये पड़ा कि जो अन्य यूरोपीय देश थे उन्होंने टर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा की सरकार को मान्यता प्रदान कर दी और इधर हम देखते हैं कि 1922 ईस्वी के समाप्त होते होते टर्की का सुल्तान वह भी टर्की छोड़कर भाग गया और 1923 ईस्वी में वहां गणतंत्र सरकार की स्थापना कर दी गई, जिसका नेतृत्व मुस्तफ़ा कमाल पाशा को दिया गया। वह इस गणतंत्र का अध्यक्ष बना। उसने सबसे पहला ये कार्य किया कि टर्की में खिलाफत शासन व्यवस्था का अंत कर दिया और टर्की को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया। उसने घोषणा की कि देश के वे समस्त व्यक्ति टर्की के नागरिक माने जाएंगे जो टर्की में निवास करते हैं तथा तुर्की भाषा और संस्कृति को अपना आदर्श मानते हैं। कमाल पाशा ने टर्की को एक गणराज्य घोषित कर दिया, यानी कि अब वहां वंशानुगत शासन व्यवस्था नहीं रहेगी बल्कि लोगों के द्वारा निर्वाचित व्यक्ति ही राष्ट्राध्यक्ष बनेगा। अब सुल्तान के जो दरबारी थे, अमीर उमरा थे, कुलीन श्रेणी के लोग थे, उनके स्थान पर साधारण लोगों की, आम जनता की स्थिति राज्य के प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका हो गई और ये लोग अब विभिन्न उच्च पदों पर भी नियुक्त होने लगे। इस नई शासन व्यवस्था में धर्म और राजनीति को बिल्कुल पृथक कर दिया गया। चूंकि हम जानते हैं कि टर्की के सुल्तान जो खलीफा माने जाते थे, वहां पर इस्लाम धर्म प्रमुख था, इस्लाम धर्म के आधार पर ही शासन किया जाता था। लेकिन अब मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में सुल्तान के राज्यकाल की पूरी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और एक राष्ट्रीय विचारधारा के आधार पर शासन व्यवस्था और धर्मनिरपेक्षता इसका मूल सिद्धांत बना। धर्म और सत्ता को अलग कर दिया गया। मुस्तफ़ा कमाल पाशा साम्राज्यवाद का भी कट्टर विरोधी था और वह मॉडर्नाइजेशन यानी कि यूरोप में जो मॉडर्निटी या आधुनिकीकरण की जो भावनाएं थी उसका वह प्रबल समर्थक था। राष्ट्रपति बनते ही उसने अनुभव किया कि टर्की चूंकि एक बहुत पिछड़ा हुआ देश है और बिना क्रांतिकारी सुधारों के, और ये क्रांतिकारी सुधारों के आधार होंगे जो आधुनिकीकरण में, जहाँ विवेकशीलता यानी रैशनैलिटी रहेगी और ह्यूमनिज्म का एस्पेक्ट रहेगा, मानववाद का रहेगा, ये उसके सुधारों के मुख्य उद्देश्य रहेंगे, आधार रहेंगे। और उसने कल्पना किया और चाहा कि टर्की एक यूरोप का मॉडर्न कंट्री या एक आधुनिक देश बन जाए जो कि यूरोप की राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए।
उसके प्रयासों से हम पाते हैं कि टर्की को काफ़ी तेज़ी से उसका कायाकल्प हुआ और उस कमाल पाशा को सफलता मिली। उसने टर्की के आधुनिकीकरण के लिए 6 सिद्धांत दिए गए। ये 6 सिद्धांत बड़े महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि उसने कहा कि गणतंत्रवाद, पहला राष्ट्रवाद, दूसरा न्याय व्यवस्था, तीसरा अर्थव्यवस्था में सुधार, चौथा, पाँचवाँ था धर्मनिरपेक्षवाद तथा छठा क्रांतिवाद। इन 6 सिद्धांतों को आधार बनाकर कमाल पाशा सुधारों को क्रियान्वयन करने में जुट गया और उसका मुख्य उद्देश्य था कि टर्की को जो एशिया अरब संस्कृति और परंपराओं से मुक्त रहा है उसको हटा करके अब यूरोप की तर्ज पर उसका वेस्टर्नाइजेशन यानी पश्चिमीकरण करना है और तभी वहां पर गणतंत्र और राष्ट्रवाद का विकास संभव होगा। और इसके लिए उसने सबसे पहला जो क्षेत्र चुना वो था शिक्षा, क्योंकि उसने माना कि शिक्षा के क्षेत्र में जब तक सुधार नहीं किया जाएगा तब तक टर्की का आधुनिकीकरण नहीं हो सकता है। क्योंकि टर्की में जो प्रचलित शिक्षा व्यवस्था थी उसका आधार धार्मिक था। पुरातन पंथी मौलवी वर्ग द्वारा दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा ने देश में एक अंधविश्वास और पिछड़ेपन का वातावरण पैदा कर दिया था और टर्की को धर्मनिरपेक्ष तथा आधुनिक राष्ट्र बनाने के लिए कृत संकल्प कमाल पाशा मानता था कि धार्मिक शिक्षा टर्की के पतन का सबसे बड़ा कारण है और शिक्षा व्यवस्था में आमूल परिवर्तन बदली हुई स्थितियों में आवश्यक है। अब जब टर्की में कमाल पाशा ने आधुनिक शिक्षा प्रणाली शुरू की, प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य कर दिया, निःशुल्क और उसे निःशुल्क कर दिया। यह सरल कार्य नहीं था क्योंकि स्कूल के लिए भवन नहीं थे, शिक्षा मस्जिदों में ही हुआ करती थी, राज्य के पास धन का अभाव था। लेकिन कमाल पाशा ने धैर्य से काम लिया। उसने सबसे पहले स्कूल के भवनों का निर्माण कराया, वह इन स्कूलों का स्वयं निरीक्षण भी करता था। माध्यमिक स्कूल, उच्च शिक्षा के केंद्र उसने सरकार की सहायता से स्थापित किए और उनका पाठ्यक्रम सबसे महत्वपूर्ण होता है शिक्षा में पाठ्यक्रम का आधार उसने पश्चिम के ज्ञान विज्ञान को किया। उसमें आधुनिक विषयों को, मॉडर्न विषय जो थे साइंस टेक्नोलॉजी, उन सबको उसमें सम्मिलित किया गया। और उच्च शिक्षा के पुनर्गठन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए उसने स्विट्जरलैंड से एक प्रोफेसर माल्के को टर्की में निमंत्रित किया और माल्के द्वारा विस्तृत योजना को आधार बना करके ही विश्वविद्यालय शिक्षा का पुनर्गठन हुआ और इस्तांबुल में एक मेडिकल कॉलेज खोला गया और इस कॉलेज में विदेशी प्रोफेसरों की भी नियुक्ति की गई। इसके अलावा खेल कूद यानी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पर भी कमाल पाशा ने ध्यान दिया, बालचरों का संगठन किया, स्काउट्स प्रशिक्षण आदि की समुचित व्यवस्था की गई। शिक्षा के क्षेत्र में जो कमाल पाशा ने जो सुधार किए उसने क्रांतिकारी परिणाम टर्की में दिया और उसका व्यापक प्रभाव देश के जनजीवन पर पड़ा। और इसी शिक्षा के चलते टर्की में कमाल पाशा के अन्य जो सिद्धांत थे, गणतंत्रवाद, राष्ट्रीयता, धर्मनिरपेक्षता का पौधा धीरे धीरे टर्की के जनजीवन में पुष्पित और पल्लवित होने लगा। शिक्षा के विकास के लिए उसने भाषा और लिपि में भी सुधार किया। टर्की की चूंकि कोई अपनी लिपि नहीं थी और अरबी लिपि का प्रयोग होता था, उसके स्थान पर उसने पश्चिम की यानी यूरोप की जो लैटिन लिपि की थी, रोमन लिपि, उसका उसने प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया और सरकारी नौकरी के लिए उसने यह अनिवार्य कर दिया कि लैटिन लिपि का ज्ञान होना अनिवार्य है। और नई लिपि को लोकप्रिय बनाने के लिए उसने हर संभव प्रयास किया। विदेशों से छापे खाने और मशीनें भी मंगवाई गई। दूसरी बात है कि फारसी उपाधियां टर्की के जीवन में सामान्य बात थी। राष्ट्रीयता के विकास में ये उपाधियां बाधक थी। इन उपाधियों से उच्च नीच की भावना को प्रश्रय मिलता था। अतएव कमाल पाशा ने इन उपाधियों को समाप्त कर दिया और स्वयं फारसी की उपाधि नहीं ली और अतातुर्क कहलाना बेहतर समझा। पारिवारिक नामों और उपाधियों को उसने बड़े पैमाने पर बदला। राष्ट्रीयता के विकास के लिए उसने नगरों के प्राचीन नामों को बदला गया और उनका पुनर्नामकरण किया गया। यूरोप को कमाल पाशा ने अपना आदर्श मानकर कॉन्स्टेंटिनोपुल का नाम बदलकर इस्तांबुल रखा, अंगोरा को अंकोला, एड्रियानोपुल को एड्रीने और स्मरना का नाम इजमिर रखा गया। इसके बाद टर्की के समाज सुधार के प्रयास में कमाल पाशा ने पाया कि स्त्रियों की स्थिति को सुधारे बगैर हम कोई भी राजनीतिक और सामाजिक सुधार, शैक्षणिक सुधार हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें कोई राजनीतिक सामाजिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। पर्दा और शिक्षा उनके जीवन को कठिन बनाए हुए थी। अतः आधुनिक टर्की के निर्माण में स्त्रियों के महत्व को कमाल पाशा ने समझते हुए महिलाओं की स्थिति में सुधार कार्य प्रारंभ किया। सबसे पहले उसने पर्दा प्रथा को अंत कर दिया, बहुपत्नी विवाह को समाप्त किया गया, स्त्रियों के लिए भी शिक्षा की व्यवस्था की गई और कन्याओं के विवाह की न्यूनतम आयु 17 वर्ष निश्चित की गई और सिविल विवाह पद्धति को प्रारंभ किया गया। महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया और राष्ट्रीय सभा में 17 महिला सदस्यों को इन सुधारों के कारण चुना गया। इन सुधारों ने महिला जगत में एक नया जागरण
पैदा किया। इसके बाद कमाल पाशा ने वस्त्र परिधान में भी परिवर्तन किया और इस क्षेत्र में यूरोप की नकल की गई और पहले से प्रचलित फेज, टोपी और बुर्के को कानूनन बंद करके उसने यूरोप की तरह हैट, पैंट, टोपी पहनना अनिवार्य कर दिया और यद्यपि इसका व्यापक विरोध हुआ और पुरातन पंथियों ने कमाल पाशा के चरित्र पर कीचड़ भी उछाली, लेकिन कमाल पाशा इससे टस से मस नहीं हुआ। अब हम कानून व्यवस्था के क्षेत्र में देखते हैं तो पहले टर्की में कानून का मुख्य आधार धर्म और शरीयत था। कमाल पाशा ने इसको पूरी तरह से अंत कर दिया और समस्त न्यायिक ढांचा को यूरोपीय विचारधाराओं के आधार पर स्थापित कर दिया और स्विट्जरलैंड की जो दीवानी और दंड विधान, जो इटली के दंड विधान था और जर्मनी के वाणिज्य कानून, यानी उसने यूरोप में जो अन्य देश के कानून विधान थे उसको उसने अपनाया और इस तरह से उसने यूरोप की कानून व्यवस्था को अपने यहाँ लागू किया। अब अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हम पाएंगे कि उसने एक प्लानिंग के तहत अपना टर्की का विकास प्रारंभ किया है और आर्थिक परियोजनाओं को लागू किया। 1933 ईस्वी में प्रथम पंचवर्षीय योजना चालू की गई, कल कारखाने खोले गए और राष्ट्र का औद्योगिकरण किया गया। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि टर्की के विकास में शरीयत को खत्म करके धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया, खलीफाओं के धार्मिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश शासन काल में जो जिन खलीफाओं को दिया गया था अधिकार उसको भी ये सब समाप्त कर देगा और 1924 में ही उसने धर्मनिरपेक्ष घोषित कर दिया गया था टर्की को एक आधुनिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। इस तरह से हम देखते हैं कि अपने 6 सिद्धांतों के आधार पर कमाल पाशा ने टर्की को एक नया जीवन प्रदान किया और उसे इन्हीं कारणों से आधुनिक टर्की का निर्माता भी मानते हैं और हम कह सकते हैं कि प्रथम महायुद्ध के पश्चात टर्की ने जो प्रगति हासिल की और उसका आधुनिकीकरण किया वह वस्तुतः कमाल पाशा के महान व्यक्तित्व का ही योगदान है और कमाल पाशा को हम आधुनिक युग के महानतम व्यक्तियों में से एक मान सकते हैं। धन्यवाद।